अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो सिर्फ सऊदी अरेबिया का लीडर नहीं था, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की आवाज बन चुका था। एक ऐसा बादशाह जिसके एक फैसले ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हिला दिया। एक ऐसा बादशाह जिसने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली, और जब उसने कहा अगर फ़लस्तीन पर जुल्म बंद नहीं हुआ तो सऊदी अरेबिया तेल देना बंद कर देगा, तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका घुटनों पर आने पर मजबूर हो गया। ये कहानी है सऊदी अरब के अजीम बादशाह शाह फैसल की। जब शाह फैसल मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन रहे थे, तभी एक दिन सऊदी खानदान के ही एक शहजादे ने उन्हें गोली मार दी और दुनिया ने एक अजीम लीडर खो दिया। लेकिन सवाल ये है, सऊदी खानदान को इतनी ताकत मिली कहां से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा आज से 1400 साल पहले। 1400 साल पहले जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के तमाम कबीलों को इस्लाम के जरिए एक कर दिया था, तब अरब एक ताकत बन चुका था। लेकिन जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अरब में एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो गया। अरब के कई कबीले बगावत करने लगे। उन्होंने कहा अब हम मदीना की हुकूमत नहीं मानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो नबी होने का झूठा दावा भी कर दिया, और उन झूठे नबियों में सबसे बड़ा नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा के पास सिर्फ एक झूठा दावा ही नहीं था, बल्कि उसके पास एक बड़ी फौज भी थी। अब पूरे अरब को दोबारा एक करने की जिम्मेदारी थी। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु पर अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फैसला किया अरब को दोबारा फतह करना होगा, और इस मिशन के लिए उन्होंने भेजा अपना सबसे अजीम जनरल, एक ऐसा सिपह सालार जिसे दुनिया आज भी सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बागी कबीलों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। एक के बाद एक बागी कबीले हारते गए, और फिर आई वो जंग जो इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे ख़तरनाक जंगों में से एक थी, जंगे यमामा। यहाँ सामने था मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसका कबीला बनु हनीफा। ये जंग इतनी ख़तरनाक थी कि दोनों तरफ हज़ारों लोग शहीद हुए, लेकिन आखिरकार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को मार गिराया और उसका कबीला बनु हनीफा पूरी तरह टूट गया। तारीख कहती है इस जंग के बाद बनु हनीफा का कबीला लगभग 1000 साल तक दोबारा ताकतवर नहीं बन सका। लेकिन 1000 साल बाद इसी कबीले से एक नया लीडर उभरकर सामने आया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन सऊद, और यहीं से शुरू होती है सऊदी खानदान की कहानी। जब मोहम्मद बिन सऊद उभर रहे थे, तब दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पावर थी उस्मानिया खिलाफत। उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम हुक्मरान ऑटोमन खलीफा को फॉलो करते थे, और मक्का का एक अजीब सिस्टम था। मस्जिद हरम में एक ही वक्त की नमाज के लिए 4 अलग अलग इमाम खड़े होते थे, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, और अक्सर इनमें से कोई भी दूसरे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। अरब के एक स्कॉलर को ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। वो चाहते थे इस्लाम को सिर्फ कुरान और सुन्ना के मुताबिक समझा जाए, लेकिन जब उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्हें अपने ही शहर से निकाल दिया। अब उनके पास इल्म तो था, लेकिन ताकत नहीं, और इसी वक्त उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सऊद से। मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बीच एक अलायंस हुआ, एक अग्रीमेंट। वहाब दीन का काम संभालेंगे और सऊद सियासत व हुकूमत। इस तरह सऊद और वहाब खानदान ने मिलकर अरब के इलाके नज्द में एक नई हुकूमत खड़ी कर दी। लेकिन फिर भी उस्मानी खिलाफत के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उस्मानिया सल्तनत ही मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। फिर वक्त बदला और दुनिया घुस गई एक ऐसी जंग में जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1। इस जंग में उस्मानिया सल्तनत और ब्रिटिश एम्पायर एक दूसरे के सामने थे। ब्रिटिश को पता था अगर अरब लोग ओस्मानिया का साथ देते रहे तो उन्हें हराना मुश्किल होगा, इसलिए
ब्रिटिश ने प्लान बनाया, अरब को ओस्मानिया से अलग करो, और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक पावरफुल अरब लीडर। और आखिर उन्हें मिल गया, मक्का का शरीफ हुसैन। शरीफ हुसैन कोई आम इंसान नहीं था, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से था। ब्रिटिश ने उससे वादा किया, अगर तुम उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत करो तो हम तुम्हें मुस्लिम दुनिया का खलीफा बना देंगे। अरब लोग खुश हो गए और फिर शुरू हुई अरब रिवोल्ट। इस बगावत ने उस्मानिया एम्पायर को बहुत कमज़ोर कर दिया। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो ब्रिटिश ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने शरीफ हुसैन के सामने एक शर्त रखी, हम तुम्हें खलीफा बना देंगे, लेकिन तुम्हें फ़लस्तीन यहूदियों को देना होगा। शरीफ हुसैन ने यह सुनते ही अंग्रेज़ों का कागज़ फाड़ दिया और कहा, फ़लस्तीन को बेचना मुमकिन नहीं। ये देखकर ब्रिटिश गुस्से में आ गए और उन्होंने शरीफ हुसैन से अपना सपोर्ट हटा दिया। अब अरब में एक पावर वैक्यूम बन गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाया एक जवान लीडर ने, अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद। अब्दुल अजीज़ का गोल सिंपल था, उसे सिर्फ अरब का बादशाह बनना था और ब्रिटिश को भी एक ऐसा ही लीडर चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट अब्दुल अजीज़ को दे दिया। ब्रिटिश की मदद से अब्दुल अजीज़ ने तेज़ी से रियाद, नज्द और हिजाज फतह कर लिया। और जब उसने मक्का और मदीना फतह किया तो मक्का के उलमा ने काबा के सामने उसके हाथ पर बैअत की और इस तरह 1932 में दुनिया के मैप पर एक नया मुल्क बना, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और इसका पहला बादशाह बना किंग अब्दुल अजीज़। किंग अब्दुल अजीज़ ने अपनी सल्तनत को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा नज्द, जिसका कैपिटल रियाद था और उसका गवर्नर बनाया गया सऊद बिन अब्दुल अजीज़। दूसरा हिस्सा हिजाज, जहां इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगहें थी, मक्का और मदीना, और यहाँ का गवर्नर बनाया गया एक जवान प्रिंस को, प्रिंस फैसल। यही प्रिंस आगे चलकर बनने वाला था मुस्लिम दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर, किंग फैसल। लेकिन प्रिंस फैसल का सफ़र अभी शुरू हुआ था। आगे चलकर वो एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी हिला दिया। लेकिन जैसे ही सऊदी अरेबिया एक नया स्टेट बना, किस्मत ने उस मुल्क को एक ऐसी चीज़ दी जिसने उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सऊदी अरब के बिल्कुल पास बहरेन में अरब दुनिया का पहला ऑयल वेल डिस्कवर हुआ। ये देखकर किंग अब्दुल अजीज़ ने भी अपने अंग्रेज़ दोस्तों के साथ मिलकर सऊदी अरब में तेल ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन लगातार 6 साल तक खोजने के बाद भी उन्हें तेल का एक कतरा तक नहीं मिला। बाद में उन्हीं अंग्रेज़ साइंटिस्ट्स ने अपनी किताब में लिखा, एक दिन अरब के डेजर्ट से एक गरीब आदमी उनके पास आया। उसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सऊदी अरब के एक इलाके की तरफ ले गया। उस जगह का नाम था दम्माम। उस गरीब आदमी ने कहा, यहाँ खोदो, जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं मिलेगा। और फिर जब वहां खुदाई शुरू हुई तो दुनिया ने देखा सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डिस्कवरीज में से एक मिल चुकी थी, और इसी डिस्कवरी ने सऊदी अरब को दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शामिल कर दिया। जैसे ही सऊदी अरब में ऑयल की डिस्कवरी हुई, किस्मत ने किंग अब्दुल अजीज़ का साथ फेर दिया, क्योंकि उस डिस्कवरी के सिर्फ 1 साल बाद दुनिया घुस गई एक और बड़ी जंग में, वर्ल्ड वॉर 2। इस जंग में पूरी दुनिया को एक चीज की सख्त जरूरत थी, ऑयल, और सऊदी अरब के पास अब दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था तेल। अब किंग अब्दुल अजीज़ पूरी दुनिया को सऊदी अरब का तेल बेचने लगा और धीरे धीरे सऊदी अरब की इकॉनमी 2000 गुना तक बढ़ने लगी। एक वक्त का गरीब बादशाह अब दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होने लगा। इस जंग में जर्मनी के हिटलर के खिलाफ किंग अब्दुल अजीज़ अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही दुनिया में एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही अब्दुल अजीज़ के वही अंग्रेज दोस्त मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाले थे, और फिर 1948 में दुनिया के मैप पर एक नया मुल्क बना दिया गया, इजराइल। जैसे ही इजराइल के लीडर्स ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, उसके सिर्फ एक दिन बाद बहुत सारे अरब मुल्कों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ये थी अरब इजराइल वॉर। जब पूरी अरब दुनिया इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रही थी, तब दुनिया का सबसे बड़ा अरब बादशाह
किंग अब्दुल अजीज खामोश बैठा हुआ था। उसके पास पैसा भी था और एक बड़ी फौज भी, लेकिन फ़लस्तीन को बचाने के लिए अब्दुल अजीज ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। सऊदी अरब की तरफ से सिर्फ 800 वॉलंटियर्स इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने गए, लेकिन पूरे सऊदी खानदान में एक ही शख्स था जो फ़लस्तीन के लिए खुलकर आवाज़ उठा रहा था, और वो था प्रिंस फैसल। प्रिंस फैसल ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कहा, हम इजराइल को नहीं मानते। लेकिन तब तक किंग अब्दुल अजीज अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, और मौत से पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी हिस्ट्री में लिखी हुई है। उन्होंने कहा, काश मेरे बाद सऊदी अरब का बादशाह सऊद नहीं बल्कि फैसल होता। और फिर उन्होंने एक और बात कही, काश मेरे पास फैसल जैसे 3 और बेटे होते। लेकिन रिवायत और कानून के मुताबिक बादशाहत मिलनी थी उनके बड़े बेटे को सऊद को। अपनी मौत से पहले अब्दुल अजीज ने प्रिंस फैसल को बुलाया और उससे 7 बार कसम ली कि तुम अपने भाई सऊद के साथ वफादार रहोगे। और फिर अब्दुल अजीज की मौत के बाद सऊद सऊदी अरेबिया का नया बादशाह बन गया। लेकिन अब्दुल अजीज जानता था उसका बेटा सऊद एक बहुत अय्याश आदमी है। सऊद की 4 बीवियां थीं और उसके हरम में 100 से ज़्यादा लड़कियां थीं। उसके 115 बच्चे थे और उसकी पूरी फैमिली उसके 24 लग्जरी पैलेसेस में रहती थी। इतना ही नहीं, सऊद की शराब पीने की आदत भी सबको पता थी। बादशाह बनते ही सऊद ने सऊदी अरब का खजाना अपने खानदान पर लुटाना शुरू कर दिया। उसने ऐलान किया, अब से सारे शहजादों को खजाने से करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। और फिर कर्जे ले लेकर रॉयल फैमिली के लिए $1 बिलियन के पैलेसेस बनवाए गए, जिससे सऊदी अरब का कर्जा डबल नहीं बल्कि ट्रिपल से भी ज्यादा बढ़ गया। जब सऊद सऊदी अरब का पैसा अय्याशी में उड़ा रहा था, तब उसके खानदान में सिर्फ एक शख्स था जो उसे रोक रहा था, उसका भाई प्रिंस फैसल। फैसल बार बार सऊद को समझाता, तुम्हारी अय्याशी इस मुल्क को तबाह कर देगी। लेकिन सऊद ने फैसल की एक नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था सऊदी अरब के पास तेल है, इसलिए कर्जा लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी और बहुत जल्द उसका गुरूर टूटने वाला था। अब तक ऑयल सिर्फ सऊदी अरब और कुछ ही मुल्कों में था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के दूसरे इलाकों में भी ऑयल डिस्कवर होने लगा, जिससे दुनिया में ऑयल की सप्लाई बढ़ गई। और फिर जो होना था वो हुआ, ऑयल की प्राइसेस गिरने लगी। सऊदी अरब का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। अब सऊद फंस चुका था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी अय्याशी जिंदगी जीता रहा। ये सब देखकर प्रिंस फैसल ने सऊद को बहुत समझाया, लेकिन जब सऊद ने एक बार फिर उसकी बात नहीं मानी, तो फैसल गुस्से में आ गया और उसने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और सऊदी अरब छोड़कर चला गया। फैसल के जाते ही सऊदी अरब के हालात और ख़राब हो गए। सिर्फ 2 साल के अंदर सऊदी अरब अपनी हिस्ट्री में पहली बार बैंकरप्ट होने के करीब पहुंच गया। और तब सऊदी अरब के उलेमा और रॉयल फैमिली को समझ आ गया कि अगर कोई एक आदमी इस मुल्क को तबाही से बचा सकता है तो वो है प्रिंस फैसल। ये सब देखकर सऊदी खानदान और वहाबी खानदान के बुजुर्ग एक दिन प्रिंस फैसल के पास आए और उन्होंने फैसल से गुजारिश की, प्लीज अपने भाई सऊद को हटाकर खुद सऊदी अरब के बादशाह बन जाइए, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन फैसल ने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फैसल को वो दिन याद था जब उसने अपने बाप किंग अब्दुल अजीज के सामने कसम खाई थी कि वो हमेशा अपने भाई सऊद के साथ वफादार रहेगा। इसीलिए फैसल ने कहा, बादशाह सऊद ही रहेंगे, लेकिन मैं उनके अंडर प्राइम मिनिस्टर बनकर सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करूंगा। सऊद ने फैसल की ये बात मान ली और धीरे धीरे सारी असली ताकत फैसल के हवाले कर दी। प्राइम मिनिस्टर बनते ही फैसल ने सबसे पहले शहजादों की अय्याशियां खत्म कर दी। जो करोड़ों रुपए उन्हें दिए जाते थे, फैसल ने सब बंद कर दिए। लग्जरी पैलेसेस भी छीन लिए गए और उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसेज बना दिया गया। फिर फैसल ने एक और बड़ा फैसला लिया। उस वक्त सऊदी अरब में गुलामी यानी कि स्लेवरी मौजूद थी। फैसल ने हर गुलाम के मालिक को $2000 देकर हजारों गुलामों को आजाद कर दिया। सऊदी की इकोनॉमी ठीक करने के लिए फैसल ने कर्जा लिया सऊदी के सबसे अमीर आदमी से, मोहम्मद बिन लादेन से। फैसल ने दुनिया भर से इस्लामिक स्कॉलर्स को सऊदी बुलाया,
ताकि सऊदी के एलीट खानदान को इस्लाम की तालीम दी जा सके। और यहीं पर पढ़ने वालों में एक लड़का भी था, उसामा बिन लादेन। फैसल के रिफॉर्म्स की वजह से सऊदी अरब दोबारा मजबूत होने लगा, लेकिन पूरी दुनिया को पता था सऊद सिर्फ नाम का बादशाह है और असली ताकत फैसल के पास है। इस दौरान किंग सऊद अमेरिका में आराम से रह रहा था। 1 साल बाद जब वो वापस सऊदी आया और उम्रा करने गया तो उसे महसूस हुआ लोग उसे वो इज्जत नहीं दे रहे जो एक बादशाह को मिलनी चाहिए। और धीरे धीरे सऊद के दिल में फैसल के लिए नफरत पैदा होने लगी। उसके बेटे भी उसे फैसल के खिलाफ भड़काने लगे क्योंकि फैसल ने आते ही उनकी सारी अय्याशियां ख़त्म कर दी थीं। इसलिए सऊद और उसके बेटों ने मिलकर फैसल के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। फिर एक दिन सऊद ने फैसल को एक ख़त भेजा। उसमें लिखा था, फैसल अपनी औकात में रहो, बादशाह मैं हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे 2 बेटों को टॉप मिनिस्टर बनाओ, वरना मैं रॉयल फौज भेजकर तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। जैसे ही फैसल ने ये ख़त पढ़ा, उसने वो ख़त अपने भाई को दिया और उसने जाकर बादशाह के मुंह पर वो ख़त फाड़ दिया। अपनी बेइज्जती देखकर सऊद को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत रॉयल आर्मी फैसल को गिरफ्तार करने भेज दी। रॉयल फौज ने फैसल के महल को घेर लिया, लेकिन जैसे ही फैसल महल से बाहर निकला, गार्ड्स की टांगें कांपने लगीं और गलती से उन्होंने फैसल को सल्यूट कर दिया। ये देखकर फैसल मुस्कुरा दिया, लेकिन गार्ड्स फिर भी खड़े रहे क्योंकि उन्हें फैसल को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला था। यहां तक कहा जाता है कि सऊद ने फैसल को मारने की कोशिश भी की और ये सब देखकर आखिर फैसल ने अपने बाप से की हुई कसम तोड़ दी। फैसल ने कहा, अब और बस, सऊद अपनी हदें पार कर चुका है। सऊद की पूरी फौज फैसल को अपना लीडर मानती थी। सबसे पहले फैसल ने हुक्म दिया, पैलेसेस से हमारी औरतों और बच्चों को निकाल दो, क्योंकि अब फैसला तलवार से होगा। फैसल की फौज ने बादशाह के महल को घेर लिया। अब फैसल और सऊद आमने सामने थे, लेकिन फैसल की फौज ज्यादा थी, इसलिए सऊद अपनी फौज के साथ पीछे हट गया। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि फैसला करने के लिए सऊदी अरब के मुफ्ती आजम मक्का से कैपिटल आए। सऊद हैरान रह गया क्योंकि सऊदी अरब के उलमा और दोनों पावरफुल खानदान बादशाह को छोड़कर फैसल के साथ खड़े थे। इसके 2 बड़े रीजन थे। पहला, फैसल एक जबरदस्त लीडर था। दूसरा, अरब की हिस्ट्री। 200 साल पहले सऊद खानदान और वहाबी खानदान मिलकर पहली सऊदी रियासत बनाई थी और फैसल ही वो शहजादा था जो इन दोनों खानदानों से ताल्लुक रखता था। क्योंकि फैसल का बाप अब्दुल अजीज सऊद खानदान से था और उसकी मां मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के खानदान से थी, इसीलिए अब दोनों खानदानों ने मिलकर सऊद के खिलाफ शहजादा फैसल को सपोर्ट किया। आखिरकार ये सब देखकर सऊद अपने तख्त से हट गया और शहजादा फैसल सऊदी अरब का नया बादशाह बना। बादशाह बनते ही फैसल ने अपनी पहली स्पीच दी, ऐ लोगों, मुझे अपना बादशाह नहीं बल्कि अपना दोस्त और नौकर समझो, क्योंकि तुम्हारा बादशाह मैं नहीं, इस पूरी कायनात का सिर्फ एक ही बादशाह है, अल्लाह, और ये तख्त भी असल में अल्लाह का है। फैसल उलमा के सपोर्ट से बादशाह बना था, लेकिन बादशाह बनते ही उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कुछ उलमा उसके खिलाफ होने लगे। फैसल ने लड़कियों के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खोले और सऊदी अरब का पहला टीवी चैनल भी शुरू किया, जिसमें मेल एंकर्स के साथ फीमेल एंकर्स भी थीं। ये सब सऊदी उलमा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी दौरान एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं। ये आर्टिकल पूरी सऊदी में फैल गया। जब ये बात सऊदी के बड़े मुफ्ती शेख बिन मास तक पहुंची तो उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखा, जमीन सूरज के गिर्द नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। ये आर्टिकल पूरी दुनिया में फैल गया और लोग सऊदी अरब पर हंसने लगे। इसके साथ ही शाह फैसल का भी मजाक उड़ने लगा। जब फैसल को ये पता चला तो उसने ऑर्डर दिया, जिन न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ छपी है उन्हें जमा करके जला दिया जाए। इससे सऊदी उलमा और भी ज्यादा फैसल के खिलाफ हो गए। इस सब के लगभग 20 साल बाद एक सऊदी शहजादा पहली बार स्पेस गया और वहां उसने खुद दुनिया को घूमते हुए देखा। वापस आकर उसने ये बात मुफ्ती आजम को बताई, जिसके बाद शेख बिन माज ने अपनी गलती मान ली। उसने सबसे माफ़ी भी मांगी। उस वक्त सऊदी उलमा इतने सख्त थे कि उन्होंने वनीला आइसक्रीम को भी हराम कह दिया था। लेकिन फैसल और उलमा की असली जंग तब शुरू हुई जब फैसल ने सऊदी का पहला टीवी चैनल शुरू किया। सऊदी उलमा टीवी को हराम समझते थे, इसलिए हर तरफ टीवी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एक दिन एक सऊदी शहजादे ने टीवी स्टेशन पर हमला कर दिया
वहां उसने एक पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर ने उस शहजादे को गोली मार दी और वो शहजादा वहीं मर गया। ये एक बहुत ही खतरनाक बात थी। उस शहजादे का बाप सीधा बादशाह फैसल के पास गया और कहा, ये पुलिस वाला मेरे हवाले करो ताकि मैं इसका सर काट दूं। लेकिन फैसल ने मना कर दिया। फैसल ने कहा, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा था, गलती तुम्हारे बेटे की थी। और फिर फैसल ने कहा, जब तक मैं सऊदी का बादशाह हूं, जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो शहजादा हो या आम आदमी, उसे सजा जरूर मिलेगी। मतलब फैसल ने एक आम पुलिस वाले को बचाने के लिए अपने ही खानदान से दुश्मनी ले ली। और याद रखो, इसी शहजादे की मौत आगे चलकर शाह फैसल की शहादत का सबब बनी। सऊदी के अंदर ये सब हो रहा था, लेकिन सऊदी के बाहर फैसल धीरे धीरे एक इंटरनेशनल लीडर बन रहा था, क्योंकि बादशाह बनते ही एक बड़ी जंग शुरू हुई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस जंग में फैसल ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया और पाकिस्तान की फौज के लिए सस्ता तेल भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे के और करीब आ गए। इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद एक और बड़ी जंग हुई, इजराइल और अरब मुल्कों के बीच। पहली जंग में फैसल के बाप अब्दुल अजीज ने फ़लस्तीन की मदद नहीं की थी, लेकिन अब जब फैसल बादशाह था तो उसने 20,000 फौजियों के साथ फ़लस्तीन और अरब मुल्कों की मदद की। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी अरब इजराइल से हार गए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ गया। इस हार के बाद फैसल को इतना दुख हुआ कि लोग कहते हैं किसी ने भी फैसल को फिर कभी हंसते हुए नहीं देखा। अब फैसल हमेशा एक ही बात सोचता था, इजराइल से बदला कैसे लिया जाए। इजराइल ने जिन मुस्लिम मुल्कों को तबाह किया था, फैसल ने अपने खजाने से उन सब मुल्कों को दोबारा खड़ा किया। फिर फैसल ने दुनिया भर से फाइटर जेट्स, टैंक्स और वॉरशिप्स खरीदना शुरू किया ताकि सऊदी फौज को ताकतवर बनाकर इजराइल से बदला लिया जा सके। लेकिन तभी दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक दिन एक क्रिश्चियन आदमी ने जेरूसलम में मुसलमानों की तीसरी सबसे मुकद्दस जगह मस्जिद अल अक्सा को आग लगा दी। उसने मस्जिद के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मिंबर को जला दिया। ये वही मिंबर था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 800 साल पहले कुछ फतह करके वहां रखा था। आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अल अक्सा की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। जब उस आदमी से पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने कहा, जीसस तभी वापस आएंगे जब मस्जिद अल अक्सा तबाह हो जाएगी। लेकिन इजराइल की हुकूमत ने उसे कोई सज़ा नहीं दी और कहा यह आदमी टेररिस्ट नहीं बल्कि पागल है। इस बात पर पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। अब पूरे मुस्लिम लोग सिर्फ एक लीडर की तरफ देख रही थी, शाह फैसल। फैसल ने दुनिया भर के मुस्लिम लीडर्स को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। इसी मीटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब फैसल को मौका मिल चुका था मुस्लिम दुनिया को यूनाइट करने का। और फिर 1973 में यहूदियों के सबसे बड़े फेस्टिवल यौम किपुर के दिन अरब फौजों ने इजराइल पर सरप्राइज हमला कर दिया। अरब फौजें हर तरफ से इजराइल के अंदर घुस गईं। इजराइल इस जंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था और उसकी फौज पीछे हटने लगी। ये देखकर किंग फैसल ने अरब फौज को मैसेज भेजा, आज मेरे बेटों, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन अब रुकना नहीं, इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में मुस्लिम फौज इजराइल को क्रश कर देगी। लेकिन तभी इजराइल की मदद के लिए वो ताकत आ गई जिसका फैसल को सबसे ज्यादा डर था, सुपर पावर अमेरिका। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से मदद मांगी और रिक्वेस्ट की कि उन्हें $1 बिलियन की मिलिट्री एड भेजी जाए। अमेरिका ने जवाब दिया, 1 बिलियन नहीं, $2 बिलियन लो और जाकर अरबों को सबक सिखाओ। और इसके साथ अमेरिका ने फाइटर जेट्स, टैंक्स और मशीन गन्स भी भेज दिए। और अमेरिका की इस मदद से इजराइल फिर से अरब फौजों को पीछे ढकेलने लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सभी के लिए। ये आवाज़े हक चैनल क्यों है और ये चैनल किस लिए बनाया गया है? ये चैनल बनाया गया है मुसलमानों की हिस्ट्री को सच्चाई के साथ बताने के लिए। ये चैनल बनाया गया है हर हक बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और ये चैनल बनाया गया है एकता को मजबूत करने के लिए। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें
और कमेंट में ज़रूर बताएं अगला वीडियो किस पर होना चाहिए। आज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को अपने बुजुर्गों के बारे में सच पता चले, वरना कोई और आकर उन्हें गलत तरीके से बताएगा। अब जब इस सब का पता मुसलमानों के लीडर किंग फैसल को चला, उस वक्त किंग फैसल अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। जब उन्हें बताया गया कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, तो ये सुनकर फैसल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसी वक्त फैसल ने फ़ोन उठाया और कहा, फौरन ऑयल मिनिस्टर को मेरे सामने हाजिर करो। कुछ ही देर में ऑयल मिनिस्टर फैसल के पास पहुंच गया। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन ऑयल मिनिस्टर ने कहा, सऊदी के सारे टीवी चैनल 9 बजे बंद हो जाते हैं। अगर आपको कोई बड़ा फैसला करना है तो अभी इसी वक्त करना होगा। फैसल ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, लिखो, मैं सऊदी अरब का बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ये हुक्म देता हूँ कि अमेरिका की तरफ जितना भी ऑयल भेजा जाता है उसे तुरंत रोक दिया जाए, और आज के बाद अमेरिका को अरब का एक कतरा भी ऑयल नहीं मिलेगा। अरब दुनिया में जिनके पास भी ऑयल था, सबने फैसल के फैसले को सपोर्ट किया और अमेरिका की तरफ तेल भेजना बंद कर दिया गया और अमेरिका खत्म, क्योंकि अमेरिका अपना 80% ऑयल अरब से खरीदता था। ये अमेरिका के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा झटका था। उसकी इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा और अमेरिका की मदद से इजराइल ने ये जंग जीत ली। जंग के बाद फैसल से कहा, अब जंग खत्म हो गई है तो ऑयल की पाबंदी हटा दो। लेकिन फैसल ने जवाब दिया, नहीं, जब तक तुम इजराइल को सपोर्ट करोगे तब तक मैं तुम्हें ऑयल नहीं दूंगा। और यहीं से फैसल ने दुनिया को अपनी असल ताकत दिखा दी। उसने अरब ऑयल को एक वेपन बना दिया। इस पाबंदी से अमेरिका की इकोनॉमी हिल गई। लोगों के पास गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं था। अमेरिका जैसी सुपर पावर में ब्लैकआउट होने लगे, बिजली खत्म, लोग दोबारा कैंडल और दिए जलाने लगे। लगभग 5 लाख लोगों की जॉब चली गई। और सबसे बड़ी बात, जिस साल फैसल ने ये पाबंदी लगाई, उस साल अमेरिका का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस पहली बार अंधेरे में मनाया गया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान भी क्राइसिस में आ गया। जापान में कहा जाने लगा कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। जब अमेरिका की हालत बहुत खराब हो गई, तो वहाँ सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी, जिसने प्लान बनाया गया, अगर फैसल ने पाबंदी नहीं हटाई तो अमेरिका सऊदी अरब पर हमला करेगा और फैसल को हटाकर किसी और शहजादे को तख्त पर बिठाया जाएगा। जब फैसल को ये पता चला तो उसने अमेरिका को क्लियर मैसेज भेजा, अगर तुमने हमला किया तो मैं अरब के सारे ऑयल के कुओं को आग लगा दूंगा। और फिर कहा, हम तो डेजर्ट के गरीब लोग हैं, ऊंटों और खजूर पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम लोग तेल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके बाद फैसल ने अपनी फेमस स्पीच दी, ए लोगो, मैं वो बादशाह नहीं जो ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करे। जब जंग का वक्त आएगा तो तुम मुझे लश्कर के फ्रंट पर देखोगे। मुझे पता है ईस्ट और वेस्ट सब हमसे गुस्सा है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अगर पूरी अरब दुनिया भी इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, तब भी मैं अकेला इजराइल को कभी नहीं मानूंगा। उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो गए हैं और उनका लीडर था किंग फैसल। इस यूनिटी को कुछ ही वक्त बाद देखा गया OIC की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जो पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुई। मुस्लिम दुनिया के सारे बड़े लीडर्स वहां शामिल हुए। यहीं पे पहली बार इस्लामिक एटॉमिक बॉम्ब की बात भी हुई। इसी कॉन्फ्रेंस में एक फेमस फोटो ली गई, जिसमें सारे मुस्लिम लीडर्स एक मस्जिद में बैठे थे। लेकिन अजीब बात यह है, उस फोटो में जितने भी लीडर्स थे, बाद में उन सबको मार दिया गया। जब फैसल वापस सऊदी आया तो उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आखिर अमेरिका को उसके सामने झुकना पड़ा। अमेरिका ने इजराइल पर प्रेशर डालना शुरू किया और दुनिया के कई मुल्क फैसल के सामने तेल की भीख मांगने लगे। जब फैसल की डिमांड्स पूरी हो गईं तो उसने ऑयल बैन हटा दिया, लेकिन ऑयल की प्राइस फिर भी नीचे नहीं आई। इसी वजह से फैसल के दौर में सऊदी इकोनॉमी 2 बिलियन से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। कुछ ही अरसे बाद जब फैसल एक मजलिस में बैठा था, एक आदमी उसके पास आया और उसने फैसल को गोली मार दी। लोग तुरंत फैसल को हॉस्पिटल ले गए।
कहा जाता है उसके आखिरी अल्फाज थे, मैं अपने कातिल को माफ करता हूं। फैसल की शहादत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हर तरफ लोग रोने लगे। दुनिया भर के लीडर्स उसके जनाजे में शामिल होने सऊदी अरब आए और फिर किंग फैसल की नमाज जनाजा पढ़ी गई। जब फैसल को दफनाने के लिए ले जाया गया, लोग उसकी गाड़ी पकड़कर चीख चीख कर रो रहे थे और ये सब उसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था जिसे फैसल ने खुद शुरू किया था। एंकर रोते हुए कह रहा था, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर शहीद हो चुका है। जिसने फैसल को मारा वो कोई और नहीं, उसके भाई का बेटा था। जब उससे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, 10 साल पहले मेरे भाई ने फैसल के बनाए टीवी स्टेशन पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी और मुझे गुस्सा तब आया जब फैसल ने मेरे भाई का बदला नहीं लिया, इसलिए मैंने 10 साल बाद फैसल को मार दिया। लेकिन यहीं से बहुत सारे सवाल शुरू हो गए। वो 10 साल तक कहाँ था और 10 साल बाद ही क्यों वापस आया? क्या ये सिर्फ बदला था या कोई बड़ी साजिश? ये सब जानेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एक लाइक किंग फैसल के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।